तो सबसे पहले हम औसत भुगतान तिथि का इसमें अर्थ को समझेंगे। अर्थ और परिभाषा दोनों चीज़ें जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। औसत भुगतान तिथि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। इसके आप लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल सीख रखे हैं, कई सारे मैंने इसको सिखा रखे हैं। अगर वो सारे आपने न्यूमेरिकल औसत भुगतान तिथि यानी एवरेज ड्यू डेट कर रखे हैं तो इसका अर्थ परिभाषा बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो भी यह दिखाई दे रहा है इसको अपने पास आप नोट भी कर सकते हैं। जैसा परिभाषा दे रखी है, औसत भुगतान तिथि एक ऐसी औसत या संतुलित तिथि है जिस पर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तिथियों पर देय रकमों के योग का एक साथ भुगतान किया जा सकता है और देनदार अथवा लेनदार किसी को भी ब्याज की हानि नहीं उठानी पड़े। ये तो इसकी परिभाषा है। इसका अर्थ जो है वो स्पष्टीकरण में दे रखा है। जैसा जब एक व्यापारी भिन्न भिन्न तिथियों पर माल क्रय करता है यानी अलग अलग तारीखों पर माल खरीदता है, यही था जो न्यूमेरिकल किए थे वही बात है, जिनके भुगतान की तिथियां भी अलग अलग होती हैं, अथवा कोई देनदार भिन्न भिन्न तिथियों पर देय विपत्र यानी बिल को स्वीकार करता है तो वह सुविधा की दृष्टि से उन सब रकमों को एक साथ ही एक ही तिथि पर देना चाहता है। लेनदार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उसे ब्याज की हानि न उठानी पड़े तब। इस दशा में एक ऐसी तिथि ज्ञात की जाती है जिस दिन संपूर्ण धनराशि का भुगतान करने से ऋणी अथवा ऋणदाता यानी डेब्टर्स और क्रेडिटर्स किसी को भी ब्याज की हानि न उठानी पड़े, ऐसी तिथि को ही औसत भुगतान तिथि अथवा मध्यम भुगतान तिथि या मध्य भुगतान तिथि कहा जाता है। तो ये हमारे पास में इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। औसत भुगतान तिथि इसको पहले भी बताया जा चुका है। ये आपके पास में अब लिखित पूरा प्रिंट हो जाता है तो इसको अपने पास में नोट कर लेंगे। इसके बाद बात आती है औसत भुगतान तिथि का जो प्रयोग है वो प्रयोग किन किन दशाओं में किया जाता है, कब कब उसका प्रयोग किया जाता है। औसत भुगतान तिथि का कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं देखें। भिन्न भिन्न तिथियों पर देय रकमों का एक तिथि पर भुगतान करने के लिए, जो अलग अलग तिथियां हैं उन सब का एक साथ एक ही तिथि पर भुगतान करने के लिए औसत भुगतान तिथि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है भिन्न भिन्न तिथियों पर भुगतान होने वाले अनेक विपत्रों को ही सम्मिलित राशि का यानी पूरी धनराशि का एक विपत्र बनाने के लिए, यानी अलग अलग जैसे 10 लेन देन हुए तो 10 के अलग अलग विपत्र न बनाकर एक ही विपत्र बनाकर उसका भुगतान किया जा सकता है। तीसरा है व्यापारी द्वारा विभिन्न तिथियों पर किए गए आहरण पर ब्याज निकालने के लिए कोई व्यापारी या साझेदार अपनी फर्म से, अपनी दुकान से, अपने व्यापार से अपने निजी व्यय के लिए धनराशियाँ निकालता है यानी आहरण करता है तो उस पर ब्याज निकालने के लिए भी औसत भुगतान तिथि का प्रयोग किया जाता है। साझेदार के आहरण पर ब्याज निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और चालू लेखा विवरण द्वारा निकाले गए ब्याज की शुद्धता की जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका प्रयोग होता है। और फिर इसकी बात आती है औसत भुगतान तिथि निकालने की रीतियाँ। तो औसत भुगतान तिथि ज्ञात करने के लिए जो विधियाँ हैं वो पहले भी बताई जा चुकी हैं, बल्कि पहला क्वेश्चन ही है उसको 3 तरह से करके दिखाया है। वही उसकी विधियाँ हैं। भुगतान की जो तिथियाँ, प्रथम भुगतान की तिथि को स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रस्थान बिंदु मानकर, दूसरी है अंतिम भुगतान की तिथि को प्रस्थान बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट मान करके, और तीसरी है मध्य भुगतान तिथि को स्टार्टिंग पॉइंट मान करके औसत भुगतान तिथि ज्ञात करना। लेकिन इसमें पहली जो विधि है औसत भुगतान तिथि की यानी प्रथम भुगतान की तिथि को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो औसत भुगतान तिथि कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप लोगों ने इसके सवाल कर रखे हैं, न्यूमेरिकल कर रखे हैं तो बड़ी ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। देखें, सबसे पहले प्रथम भुगतान की तिथि है उसको प्रस्थान बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं। प्रोफॉर्मा तो बनाना है ही है, उसमें सबसे पहला काम ये प्रस्थान बिंदु से प्रत्येक भुगतान की तिथि के दिन गिन लिए जाते हैं।
स्टार्टिंग पॉइंट से भुगतान की हर भुगतान की तिथि तक दिन गिने जाते हैं। इसके आगे फिर दिनों को संबंधित रकमों से गुणा करके गुणनफल यानी प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। यदि रकम में पैसे भी होते हैं तो निकटतम रुपयों की संख्या से गुणा करते हैं। इसके बाद है अब गुणनफल के योग को रकम के योग से भाग देते हैं। भाग देने पर जो संख्या आती है उसे वह भिन्न में है, यदि वह भिन्न में है तो उसे पूर्ण कर लेना चाहिए, यानी उसे पॉइंटों में उसे निकाल लेना चाहिए। फिर स्थान बिंदु की तिथि में से इस संख्या के जोड़ देने पर औसत भुगतान तिथि ज्ञात हो जाती है। यानी जितने भी हमारे दिन आते हैं उसको भी राउंड फिगर में कर लिया जाता है। पॉइंट में अगर आता है और पॉइंट में अगर वो अंक, पॉइंट के बाद का अंक 4 से बड़ा होता है तो उसको हटा दिया जाता है और पॉइंट से पहले वाला जो अंक है उसको एक अंक उसमें जोड़ देते हैं। इस तरह से जैसे ही हमारे पास में 75 यानी 75.5 अगर आया तो इस तरह से इस 5 को हम हटा देते हैं और यहाँ पर एक जुड़ जाता है, यानी ये हमारे पास 76 डेज आते हैं। इस तरह से ये चीज़ हमारे पास में ये बनाने की विधि है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है औसत भुगतान तिथि का अर्थ, तो इस सबको अच्छे से आना चाहिए और इसको रोक करके आप अपने पास इसको लिख लें। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा विनिमय बिलों की औसत भुगतान तिथि, यानी जब विपत्रों के द्वारा भुगतान किया जा रहा हो तो उसकी भुगतान तिथि निकालने की यहाँ पर बात है। तो सबसे पहले उसमें जो है देखें क्वेश्चन दे रखा है, विभिन्न तिथियों पर देय बिलों का एक साथ भुगतान करने के लिए भी औसत भुगतान तिथि का प्रयोग किया जाता है। बिलों की देय तिथि निकालने के लिए बिलों की बिल यानी विपत्र जो है उसकी अवधि के अतिरिक्त अवधि जोड़ देने के बाद जो भी तारीख उसमें आती है उसमें 3 दिन अनुग्रह के भी जोड़ दिए जाते हैं, जिसको रियायती दिन या ग्रेस डे कहते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया जा चुका है, तो ये हमारे पास में है। और इसकी अवधि का पूरा सिस्टम है जो कक्षा 11 में सिखाया गया था विपत्र की अवधि के बारे में। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ विपत्र की अवधि का क्या सिस्टम होता है। ये यहाँ पर विनिमय विपत्र की बात है, पूरा विनिमय विपत्र की अवधि तथा देय तिथि। तो पूरा यहाँ लिखा है जितने समय पश्चात बिल का भुगतान होता है वह बिल की अवधि कहलाती है। ऊपर के उदाहरण में, अब जैसे ऊपर के उदाहरण की बात आई है कि उसमें अवधि जो है 2 माह कही गई है। इसमें हमें बातों का बहुत ध्यान देना होता है, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। 2 माह कैसे है, विपत्र कैसा होता है। वो ये एक विपत्र का नमूना है, जैसा लिखा है मुद्दती विपत्र यहाँ है ये, और इसमें लिखा है अंकित तिथि या स्वीकृति के 2 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशानुसार केवल 1000 रुपये का भुगतान कीजिए, प्रतिफल प्राप्त। इसका मतलब है ये बात यहाँ पर ही शर्त है और इसमें लिखा 2 माह के पश्चात। अगर ये 2 माह के पश्चात है वो काय के स्वीकृति के, तो इसके लिखने की तिथि और स्वीकृति की तिथि दोनों अलग अलग हैं। जैसा दे रखा है 15 मार्च और यहाँ 17 मार्च। तो हमें इस पर ध्यान देना होता है, इसके हिसाब से ही तिथि निकाली जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर स्वीकृति की तिथि है 17 मार्च और इसी के अनुसार उसमें दिया गया। आगे देखते हैं, ये देखें जैसे लिखा है ऊपर के उदाहरण में बिल की अवधि 2 माह है। बिल के भुगतान की तिथि निकालने के लिए इसकी अवधि में 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें रियायती दिन या डेज ऑफ ग्रेस या ग्रेस डेज इनको कहा जाता है। रियायती दिन जोड़ने के पश्चात बिल की जो देय तिथि निकलती है, यदि वह रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन पड़ती है तो इसके एक दिन पहले बिल की देय तिथि मानी जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे यदि बिल के भुगतान की तिथि रविवार पड़ती है तो उसका भुगतान शनिवार को होना चाहिए, परंतु यदि शनिवार को भी छुट्टी का दिन कोई हो जाता है, कोई सार्वजनिक छुट्टी हो जाती है, तो इसके बिल का भुगतान जो है वो सोमवार को किया जाएगा।
जैसे आगे लिखा है, बिल की देय तिथि निकालने के लिए बिल के शब्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जो मैंने अभी बताया था। तारीख जो दे रखी है, लिखने की तारीख और स्वीकृति की तारीख, उस पर ध्यान देना होता है। उपरोक्त उदाहरण में जो अभी दिखाया था उसी की बात चल रही है यहाँ। यदि बिल में अंकित तिथि के 2 माह पश्चात शब्द लिखे गए हैं तो 15 मार्च के 2 माह बाद 15 मई और 3 दिन रियायत के जोड़कर 18 मई की भुगतान तिथि हो जाएगी। इसके स्थान पर यदि स्वीकृति के 2 माह पश्चात जो 17 तारीख दी गई थी शब्द लिखे गए हैं तो स्वीकृति की तिथि 17 मार्च है और इसके 2 माह बाद 17 मई और इसमें 3 दिन और जोड़ करके 17 और 3 20 मई भुगतान की तिथि होगी। ये हमारी इसमें भुगतान की तिथि होती है। एक पॉइंट जो है वो इसमें यहाँ पर यह आता है कि साझेदारों के आहरण पर औसत भुगतान तिथि द्वारा ब्याज ज्ञात करना। तो जिसके बारे में लिखा है, साझेदार समय समय पर अपने निजी व्ययों के लिए व्यापार से आहरण करते रहते हैं। प्रत्येक आहरण की राशि पर आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है। प्रत्येक रकम पर अलग अलग ब्याज निकालने में असुविधा होती है, अतः सभी आहरण की राशियों को औसत भुगतान तिथि निकाल ली जाती है और आहरण की कुल राशि पर औसत भुगतान तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक दिनों की गणना करके निश्चित दर से ब्याज निकाल लिया जाता है। यह कहा जा रहा है भुगतान की जो ये अंतिम खाते बनाने की तिथि, यानी इसमें इस तरह का ही मैंने एक न्यूमेरिकल आपको कराया है और जिसमें बताया गया था कि जिस तारीख में अंतिम खाते बनाए जाते हैं उस तारीख को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाए। उस तारीख को अंतिम खाते बनाने की तारीख को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाए। जो अंतिम तारीख भुगतान की दे रखी है उसको स्टार्टिंग पॉइंट ना माना जाए। ऐसी स्थिति में सारे दिन माइनस में आते हैं और इस तरह के भी न्यूमेरिकल आपको करा दिए गए हैं और अगर वो कर लिया तो ये बात आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और इन क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से आप लोग इनको लिखें, अपने पास नोट कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको अभी लिख करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से जितनी भी अभी तक ये समझाया थ्योरी को, इस थ्योरी में अब हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे ये हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और उसी थ्योरी में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो इनको अपने पास में नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को पुश करके अपने पास नोट कर लें इनको, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में इनसे मदद मिल सके।